नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीरिया में असद की सत्ता का अंत आप लोगों ने अफगानिस्तान में देखा, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश में भी यही हाल हुआ, अब सीरिया में भी यही हाल हुआ। राष्ट्रपति बशर ने देश छोड़ा, विद्रोहियों का दमिश्क पर कब्जा, यानी सीरिया की राजधानी पर कब्जा। सेना ने भी इस्लामिक लड़ाकों के लिए रास्ता छोड़ा। 53 वर्षों से सीरिया की सत्ता में था असद का परिवार सहित मॉस्को पहुंचे असद, मिली शरण। प्रधानमंत्री विद्रोहियों को सत्ता के हस्तांतरण को तैयार हैं। असद समर्थक रूस ने की सीरिया में शांति की वकालत और बड़े पैमाने पर पलायन, पड़ोसी देश चिंतित हैं इसके लिए। और आप देखिए विद्रोहियों का ईरानी दूतावास पर भी कब्जा, कई इलाकों में लड़ रही है सेना भी। अमेरिका समर्थित एसडीएफ की लड़ाई भी जारी है। एक बार आप लोग सीरिया को देख लीजिए। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरिया अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की देखने को मिलेगा। और इजराइल तथा इराक के बीच स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश भी माना जाता है। सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित दूतावास कर रहा है काम, तो वही की बातें हो रही हैं। जनाक्रोश के आगे झुके गुलाम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति। आप देखिए राष्ट्रपति को विवादास्पद अध्यादेश को रद्द करने का देना पड़ा आदेश। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी प्रवेश द्वार पर जुटे रहे। ये आप देखते हैं कि गुलाम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति सुल्तान महबूब चौधरी को जनता के गुस्से के आगे घुटने टेकने पड़े। उन्हें आप देखते हैं कि सरकार को शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश को तुरंत रद्द करना और अध्यादेश के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का निर्देश देना पड़ा। और आप देखते हैं कि इस अध्यादेश के जरिए गुलाम जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और पहले से ही इस कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोगों का इस पर गुस्सा फूट रहा पड़ा और आखिरकार महमूद चौधरी ने प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक को लिखे पत्र में इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। ये आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान हमारा क्षेत्र कब्जा किए हुए ना पीओके वाला, उसी की बात हो रही है। ठीक है। स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन करने वाले संगठन से है सोनिया का संबंध। अब आप देखिए भाजपा कह रही है, और आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में खूब चलते रहते हैं। और भाजपा की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की कब स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे इसके? कौन थे अध्यक्ष? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उच्च शिक्षा में पिछड़े राज्यों में खुलेंगे नए विश्वविद्यालय और कॉलेज। नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार जल्दी देश में नए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने की घोषणा करेगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और इन संस्थानों को उन राज्यों और जिलों में खोला जाएगा जिनका उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, या फिर जहां उच्च शिक्षा हासिल करने की योग्य आबादी प्रति 1 लाख युवाओं पर इनकी संख्या काफी कम है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति आई हुई है। अब देखते हैं क्या इसके परिणाम रहते हैं। ट्रंप ने दी नाटो से अमेरिका के बाहर होने की चेतावनी। ये आप देखिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को यूक्रेन रूस के युद्ध में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया और चेतावनी दी कि वह अपने देश को नाटो से बाहर निकालने के लिए तैयार है। ट्रंप ने पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद अपना संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। और इस समय आप देख रहे हैं लंबे समय से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है और इसका एक वजह नाटो को भी माना जा रहा है। नाटो यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं। कितने? 32 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये आप देखिए, राष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की सिविलियन आर्मी भी जरूरी है। ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं। कहा, आप किसी भी क्षेत्र में या फिर जिम्मेदार पद पर हो, आप इस आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, कानून के शासन और सुशासन की दिशा में बढ़ते राष्ट्र के लिए जरूरी है। इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। ये आप देखते हैं, गठबंधन के नेता राहुल नहीं खड़गे हैं। रामगोपाल कह रहे हैं, ये आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी है ना, उसके प्रमुख राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं ये। विदेश सचिव मिस्री आज ढाका के दौरे पर हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश का एक दिवसीय दौरा करेंगे। वह हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को उठाएंगे तथा वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी भेंट करेंगे। देखिए, ये पड़ोसी हमारा बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में ये आजाद हुआ, तब भारत का बड़ा योगदान रहा इसकी आजादी में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आप देखते हैं, शेख हसीना यहाँ से इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी है। तो जो यहाँ शांति फैलाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि भारत उनका दुश्मन है, तो वो हिंदुओं के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ, या आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ यहाँ अशांति फैलाए हुए हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। शरद पवार एकनाथ शिंदे की ईवीएम पर तकरार। ये विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के प्रमुख घटक और राकापा पवार के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम पर उंगली उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग उन लोगों को वोट नहीं देते हैं जो घर पर बैठे रहते हैं। ये आपने देखा है, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुए ना, मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा अगर आप देखें तो इसकी सीमा आप देखते हैं कि गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में जहाँ 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और आप देखते हैं कि यहाँ जिस हिसाब से रिजल्ट आया ना, तो जीतने वाले को भी भरोसा नहीं हो रहा है और हारने वाले को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरह उसकी हार हो सकती है और इस तरह उसकी जीत हो सकती है। और मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि हमारे देश में आप देखते हैं, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव हारती है, वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है। और जब बीजेपी विपक्ष में थी ना, चुनाव हारती थी लगातार, तो वो भी देश भर में इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ यात्राएं निकलती थी, ईवीएम का विरोध करती थी। आज कांग्रेस उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। राजस्थान में स्कूल बस पलटी, 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। ये जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, आप देखिए पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारतीय क्रिकेट बेहाल, एक दिन में 3 हार। एडिलेड दिन रात्रि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से रौंदा। भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में 122 रन से हराया। अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर जीती ट्रॉफी। 8वीं जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में गुलाबी गेंद टेस्ट में, और 1031 गेंदों में समाप्त हुआ एडिलेड टेस्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा टेस्ट है। 19 टेस्ट भारत 10 विकेट के अंतर से गंवा चुका है। केवल इंग्लैंड 25 नहीं, उनके अधिक टेस्ट इस अंतर से गंवाए हैं। और लगातार आप देखिए 10वीं सीरीज हारी भारतीय महिलाएं। हार जीत होती रहती है। बांग्लादेश ने किताब आप देखते हैं बरकरार रखा हुआ है। 100 में से 66 कंपनियों को सरकारी विभागों में देनी पड़ती है घूस। नगद दी गई 83% रिश्वत। 54% कारोबारियों को घूस देने के लिए किया गया मजबूर। ये बिल्कुल सही है। सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बावजूद खोले हैं भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे। 18,000 कारोबारियों के जवाब के आधार पर तैयार किया गया सर्वे का निष्कर्ष। एक बात आप लोग भी जानते हैं कि यह हमारे देश में कोई भी काम करवाना है बिना रिश्वत के, आप देखते हैं कि होता भी नहीं है। और आप कुछ भी करवा लीजिए,
सीसीटीवी कैमरे करवा लीजिए, चाहे कुछ भी करवा लीजिए, रिश्वत का वो बीच का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और कानून, ये आप देखिए सरकारी विभागों को घूस देने वाले कारोबारियों का प्रतिशत, एक कानूनी मापतौल खाद्य दवा और स्वास्थ्य विभाग, ये आप देखिए 75%। इसीलिए तो आप देखते हैं कि फर्जी दवाएं पकड़ी जाती हैं, खाने पीने में गड़बड़ी मिलावट रहती है, फिर भी आप देखते हैं धड़ल्ले से चलता रहता है, क्योंकि अगर अधिकारी आ भी रहे तो रिश्वत में काम हो जाता है, बंद हो जाता है। या आप देखिए लेबर पीएफ विभाग 69%, संपत्ति और भूमि पंजीकरण 68%, जीएसटी अधिकारी 62%, प्रदूषण विभाग 49%, नगर निगम 57%, इनकम टैक्स 47%, अग्निशमन 45%, पुलिस 43%। अब आप कहीं पकड़े जाएं तो आप देखिए पैसे दे दीजिए, तुरंत काम हो जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक महिला को दुष्कर्म होता है, उसके परिवार को एफआईआर लिखवाने के लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ता है पुलिस वालों को। सोचिए आप लोग, परिवहन में 42%, बिजली में 41%, आबकारी में 38%। जब लोकपाल आ रहा था तो ऐसा लग रहा था हमें कि कोई जादू की छड़ी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, लोकपाल बन चुका है, भैया भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए हर किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, अधिकारियों को भी, लेने वालों को भी और देने वालों को भी, और सरकार को भी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। या आप देखते हैं कि भोजपुरी जन जागरण अभियान से जुड़े लोगों ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आप देखते हैं क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। 8वीं अनुसूची के बारे में जरूर याद रखिए, आखिर इसमें ऐसा क्या, कौन कौन से भाषाएं हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अभी तो 22 भाषाएं इसमें देखने को मिलेंगी, और शुरुआत में आप देखते हैं कि इसमें कितनी थी, 14 भाषाएं आप लोगों को देखने को मिली थी। अभी वर्तमान में असमिया है, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी आपको देखने को मिलेगी। और वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं 8वीं अनुसूची से, जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा। अब आप देखते हैं कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें, केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो यहाँ विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है, चुनाव की 2025 में है। और विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइए। ये चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ज्यादा खराटे आते हो तो हो सकती है OSA बीमारी, और बढ़ रही है यह बीमारी। 30.5% लोग मध्यम से गंभीर स्तर के हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, ये आप देखेंगे। एम्स पल्मोनरी विभाग द्वारा OSA की बीमारी पर आयोजित हुई कार्यशाला, इसी की बात हो रही है। या आप देखिए बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, आप देखेंगे कि जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी, नींद कम लेने, मोटापा, डायबिटीज सहित कई अन्य कारणों में यह बीमारी बढ़ रही है, जो हृदय रोग सहित कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। एम्स में पल्मोनरी विभाग द्वारा OSA की बीमारी पर आयोजित एक कार्यशाला में डॉक्टरों ने यह बात बताई है। इस सीमा सुरक्षा के लिए बनेगी एंटी ड्रोन यूनिट, अमित शाह कह रहे हैं। BSF के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री, बोले भारत अजय है, इसे कोई नहीं कर सकता है पराजित। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। लातूर के किसानों को हमने नहीं भेजा नोटिस, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कह रहा है।
हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को सरकार पढ़ाएगी अहिंसा का पाठ। और बस्तर में शाह से मिले 100 आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली और उग्रवादी रखेंगे अपने विचार। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बड़ा दाव, जारी रहेगी पुनर्वास नीति। और आप देखते हैं कि जो वो छोड़ रहे हैं ना, ये पूर्व नक्सली सीतक्का अब तेलंगाना में मंत्री बने हुए हैं। अब जो नक्सल ये छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद भी दी जा रही है। नक्सल की बात करें तो ये आप देखते हैं कि हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखेंगे अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ए पॉप ने पादरी कोवा कार्ड को बनाया कार्डिनल। प्रधानमंत्री साहब ने अब देखते हैं कि क्या खुशी जताई हुई है। जॉर्ज कुवा वार्ड का जन्म 11 अगस्त 1973 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्हें 24 जुलाई 2004 को पादरी नियुक्त किया गया था। भारत को अस्थिर करने के मुद्दे पर राहुल से पूछूंगा 10 सवाल। ये आप देखते हैं कौन कह रहे हैं, दुबे कह रहे हैं। चलिए, सब निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। उच्च शिक्षा में पिछड़े राज्यों में जो आप देखते हैं कि नए विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने की बात हो रही है ना, इसमें दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खुलेंगे ये संस्थान। तैयारी में जुटी सरकार। अब देखते हैं क्या होता है। 18 से 23 वर्ष की प्रति लाख आबादी पर कॉलेज की बात करें तो बिहार में 7, दिल्ली में 8, झारखंड में 8, त्रिपुरा में 11, असम में 15, आंध्र प्रदेश में 18, मध्य प्रदेश में 28, उत्तर प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 32, हरियाणा में 33, राजस्थान में 42, हिमाचल प्रदेश में 47, कर्नाटक में 66। उच्च शिक्षा की GER देखेंगे हम लोग, यानी कि सकल नामांकन अनुपात, तो आप देखते हैं कि परसेंट में है। असम में 16.9, बिहार में 17.1, झारखंड में 18.6, नागालैंड में 18.8, छत्तीसगढ़ में 19.6, त्रिपुरा में 20.7, उड़ीसा में 22.1, गुजरात में 24%, उत्तर प्रदेश में 24.1 और जम्मू कश्मीर में 24.8, मेघालय में 25.4, बंगाल में 26.3, पंजाब में 27.4 और दिल्ली में 49% है। ठीक है। ये पानीपत से आज खुलेगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का नया द्वार। प्रधानमंत्री शुरू करेंगे बीमा सखी योजना। 35,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। पहले चरण में हर गांव से कम एक महिला को बनाया जाएगा एजेंट। अच्छी बात है, आप देखते हैं। और आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पारी में पानीपत की धरती से ही 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी शुरुआत की हुआ था। और बीमा सखी बनने वाली महिलाएं न केवल कमीशन से आय अर्जित कर सकेंगी, बल्कि सरकार की ओर से भी इन महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये मासिक, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन भी दिया जाएगा। हर महीने 2,100 रुपये की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में अलग से मिलेगी। पहले चरण में लगभग 35,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है, तो अच्छी बात। और लगभग हर गांव से 10वीं पास एक महिला को LIC एजेंट बनाया जाएगा। इस तरह यह योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब आप देखिए, कई इस तरह के टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप लोग सरकार की पहल जो रहती है ना, उनके बारे में आप लोग बता सकते हैं। किसान मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक करना सबसे बड़ी अनिवार्यता है। हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, गांव का विकास करना है तो सहकार क्षेत्र की प्राथमिकता में किसानों को रखना होगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी कैसे दूर हो, यह हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सही बात है। तो आप देखेंगे बिहार में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग से पता चलेगा शिक्षा व्यवस्था का हाल। 81,000 विद्यालयों में शिक्षा और छात्र छात्राओं के समग्र विकास पर रहेगा जोर। देखते हैं क्या रहता है। पानी के लिए नहीं मिला दान, कोष रहा खाली। याद देखिए, धन बिन जल शून्य। राष्ट्रीय जल जीवन कोष में नहीं जमा हो सके 2 लाख भी, ना लोगों ने योगदान दिया और ना ही कॉरपोरेट समूह ने। राज्यसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री सौमन्या ने साझा की है जानकारी। आप देखें, इस कोष में केवल 1.94 लाख रुपए जमा हो सके हैं, और जिसके कारण आप देखिए जल शक्ति मंत्रालय को कहना पड़ा कि धनराशि इतनी कम है कि उसे कहीं व्यय नहीं किया जा सकता। 1.94 लाख, सोच लीजिए आप लोग।
एक ग्वालियर के छात्र का सम्मान करेगी उत्तराखंड सरकार। कानपुर के मेधांश त्रिवेदी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो एक व्यक्ति को लेकर उड़ सकता है। कम उम्र में उसने उनके इस अनोखे कारनामे के लिए उत्तराखंड सरकार 22 दिसंबर को यूथ आइकन का YI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए। यह सम्मान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। मैदान से इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, द सिंधिया स्कूल के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने इंसान को बैठाकर उड़ने वाले ड्रोन MLDT-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पिछले दिनों ही मैदान से मुलाकात के दौरान मुझे उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ था और उनकी लगन और मेहनत प्रशंसा के योग्य है। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य सन 2000 में। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप देखिए ये राजनीति की बातें हो रही हैं। महबूबा की बेटी के बिगड़े बोल, कहा हिंदुत्व एक बीमारी है। मैंने कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी बोलते रहते हैं और नेताओं से नैतिकता की उम्मीद ज्यादा मत किया करिएगा, ठीक है। वो अपना चुनाव साधने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को भी लड़ाते रहते हैं। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है, ये भी आप देखते हैं। बीमा क्लेम के लिए रची खुद की मौत की साजिश, गजब। मेसरी के ढाका पहुंचने से पहले यूनुस से मिले सरोस के संगठन के पूर्व प्रमुख। भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास के बीच हमारे विदेश मंत्री यहां जा रहे हैं। एक गौर करें, पुलिस CBI ED नहीं करती फोन पर डिजिटल अरेस्ट। ये आप देखते हैं कि सरकार कितना चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया हमारी तरफ से इस तरह कुछ नहीं किया जाता है। लोग फिर भी फंस जा रहे हैं, लुट जा रहे हैं। एक तो क्या रहता है कि देखिए गलत तरीके से आप कुछ कमाए हुए हैं, या तो आप डर जाते हैं या लालच करते हैं, तो आप बड़े आसानी से फंस जाते हैं और उसके बाद लुट जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर लुटेरे पुलिस, कस्टम ED, CBI, RBI, ट्राई या फिर कस्टम अधिकारी आदि बनकर फोन करते हैं और लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में फंसे होने का दावा करते हैं। फिर सामने वाले को झांसे में लेकर अपने बातायर खाते में पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। इसकी शुरुआत कई बार सीधे फोन कॉल पर लुटेरों से बात करने से या फिर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल से होती है। जैसे किसी भी बैंक या फिर मोबाइल कंपनी आदि के कस्टमर केयर में बात करने के लिए कॉल करने पर शुरुआत IVR से ही होती है। दोनों ही तरीके से साइबर अपराधी लोगों को डर या लालच में फंसाते हैं। इसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और सरकारी विभाग जैसे सेट में बैठा बदमाश पुलिस या फिर कस्टम अधिकारी की यूनिक फॉर्म में सामने आता है और उसकी धमकियों से जब पीड़ित बेबस महसूस करने लगता है या फिर निकलने का रास्ता पूछता है तो ये रिश्वत की मांग करते हैं। खुद को फंसा मानकर पीड़ित अपनी क्षमता के अनुसार हर बात मानने को तैयार हो जाता है और इस तरह ठगी को पूरी तरह अंजाम देने तक ठग पीड़ित को कैमरे के सामने रखने के लिए डिजिटल अरेस्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके लिए फिशिंग स्कैम, तो जानी मानी कंपनियों के नाम पर मेल, साइबर लुटेरे नामचीन कंपनियों और सरकारी विभागों के नाम पर लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज या व्हाट्सएप भेजते हैं और KYC करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। लुटेरे एक लिंक देते हैं जो APK किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक होता है, फॉर्मेट में होता है। इसे क्लिक करते ही आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है और फिर ये आपको ही फोन से OTP लेकर आपका खाता खाली कर देते हैं। गलती से भेजने का स्कैम, गलती से पैसे आपके पास ट्रांसफर हो गए ऐसा कहते हुए लुटेरे पैसे लौटाने का आग्रह करते हैं। पीड़ित से ही पैसा लौटाते हैं, वो उनका फोन हैक कर ट्रांजैक्शन फेल होने का मैसेज भेज देते हैं और इसी क्रम में खाते में से बार बार पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के नाम पर ठगी हो रही है। साइबर अपराधी शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने व मुफ्त शेयर ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं। वे शेयर ट्रेडिंग सिखाने की ऑनलाइन क्लास चलाकर विश्वास जीतते हैं और इसके बाद आप देखिए निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का आप देखते हैं कि लालच भी देखकर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। ये 4 लाख निवेश पर 2 करोड़ रिटर्न का वादा या इमोशनल मैनिपुलेशन स्कीम, साइबर लुटेरे
मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप या फिर इंटरनेट मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप बात कर धीरे धीरे रिश्ते में सीरियस होने की बात करते हैं, इमोशनल संबंध बनाने के बाद इमरजेंसी होने की बात कहकर या विदेश से गिफ्ट भेजने की बात कहने की बात कहकर कस्टम में गिफ्ट फंसने के बहाने लोगों को शिकार बनाते हैं। लकी ड्रा स्कैम या कैश ऑन डिलीवरी स्कैम, लोन कार्ड स्कैम, बहुत सारे टेक सपोर्ट स्कैम, तो ये सब याद रखा करिएगा। इनसे मैं कहता हूं दूर ही रहिए भैया। और विशेषज्ञ की टीम टिप्स क्या दे रही है, अगर कोई खुद को पुलिस या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताता है और गिरफ्तारी या किसी कार्रवाई की बात करता है तो उसे नजरअंदाज करें। अगर कोई कॉल या फिर संदेश या कहता है कि आपके नाम से पार्सल विदेश से आया तो सतर्क रहें, क्योंकि केवल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। निवेश करने से पहले योजना की प्रामाणिकता की जांच करें, केवल सेबी द्वारा पंजीकृत कंपनियों पर ही भरोसा करें। जल्द अमीर बनने का सपना दिखाने वाली योजनाओं में पैसे लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि कंपनी पंजीकृत है या और कानूनी। आपको अगर किसी भी बिल भुगतान का दावा किया जाए तो सीधे संबंधित कंपनी से संपर्क करें। कॉल में दिए गए किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने से बचें। अगर कोई रिश्तेदार या परिचित आर्थिक मदद मांग रहा है तो पहले कॉल या वीडियो कॉल से उसको सच्चाई की जांच कर लें। ऑनलाइन ट्रस्ट करने पर पैसा कमाने का वादा करने वाले संदेशों और चैनलों से सतर्क रहें। भुगतान प्राप्त करने से पहले किसी प्रकार का शुल्क न भरें। अगर कोई नौकरी का ऑफर केवल शुल्क जमा करने पर मिलता है तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करें। केवल सरकारी पोर्टल पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से सरकारी नौकरी की आवेदन करें। किसी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें। किसी भी साइबर अपराध की तुरंत शिकायत 1930 नंबर है ना, जो उसी पर करें, या राष्ट्रीय अपराध पोर्टल है जो www.cybercrime.gov.in पर इस पर दर्ज कराएं। थोड़ा जागरूक रहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जागरूक रहेंगे ना तो मैं कह रहा हूं कि 100% आप सोचिए बच जाएंगे। आजकल बहुत सारे आप देखते हैं कि शिकार हो रहे हैं इस तरह के, सेक्स टॉर्सन गिरोह काम कर रहा है, जो आप देखिए बड़ा वीडियो कॉल करता है, आपको फंसा लेता है, आपके वीडियो बना लेता है, फिर आपको क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। अखाड़े के कुंवर खजांची बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है। चलिए, ये महाकुंभ होने वाला है ना, महाकुंभ के लिए चलेंगी 13,000 टन है। कहाँ? प्रयागराज में। दिल्ली में सीवरेज को शोधित करने के लिए पर्याप्त एसटीपी का अभाव है। एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है। 184.9 MGD सीवरेज सीधे यमुना में गिर रहा है। 37 एसटीपी में से 21 मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। 712 मिलियन गैलन प्रतिदिन सीवरेज उत्पन्न सिर्फ 607.1 MGD का शोधन हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो क्या बना हुआ है, विदूषित बनी हुई है। 712 आप देखते हैं MGD मिलियन गैलन प्रतिदिन सीवरेज उत्पन्न होता है। इसमें आप देखिए 607 MGD का शोधन हो जा रहा है। 124 MGD क्षमता वाले ओखला एसटी का निर्माण का लगभग पूरा हो रहा है। वही परेशानी बनी हुई है। मुकदमों पर स्थगन के प्रभाव पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक किसानों पर पहले दागे आंसू गैस के गोले, फिर पुष्प वर्षा की हुई है। गजब दिखावा करते हैं भी। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है, धरती के भगवान है ये हमारे। ISI ने जेलों में बंद आतंकियों तक संदेश पहुंचाने को रणनीति बदली। भेजे गए घुसपैठियों नशे के आदी और खुद को विक्षिप्त की तरह पेश करते हैं। इस वर्ष जुलाई से अब तक 10 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी अलग उसमें है। ये पहाड़ खोदकर सहेजा पानी, दूर हुई बरसों की पेयजल समस्या। ये हिमाचल प्रदेश की सिकंदर पंचायत ने सरकारी योजनाओं के जरिए सवार दिए प्राकृतिक जल स्रोत। और सिकंदर पंचायत को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित भी। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 4 सीटें देखने को मिलेंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है
और इस पर अंकुश लगाने के लिए ही सरकार ने सदी के 7वें दशक में हम दो हमारे दो का नारा देकर लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया है। देश में शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने और शहरीकरण की वजह से इसका असर भी दिख रहा है और जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है। कुछ समुदायों में तो कुल प्रजनन दर घटकर आप देखिए रिप्लेसमेंट रेट 2.1% से भी नीचे चली गई। हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिसंचालक मोहन भागवत ने इसी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर टीएफआर 2.1% से नीचे जाती है तो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने लोगों से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील की है। जापान में भी आशंका जताई गई है कि अगर टीएफआर नहीं बढ़ाई गई तो अगले 120 वर्ष में जापान गायब हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट क्या देश और समाज की स्थिति के लिए खतरा बन सकती है? इसकी पड़ताल ही आज का मुद्दा है। बच्चे दो ही अच्छे हैं। भारत में टीएफआर का परिदृश्य देखें तो 1950 में 6.18 और आप देखते हैं कि 1980 में 4.80 और 2021 में 1.91% और 2050 में 1.29% और सन 2100 में 1.04 1.7 अरब तक पहुंच सकती है भारत की जनसंख्या 2060 तक। 1.5 अरब हो जाएगी घटकर भारत की जनसंख्या 2021 तक और 36.5 करोड़ युवाओं के साथ अगले 3 दशक में सबसे बड़े कार्य बल वाले देशों में होगा भारत। अब इसका उपयोग अगर भारत उठा ले अच्छा तो क्या अच्छी बात है। क्या होती है टीएफआर? कुल प्रजनन दर। टीएफआर ये औसत बच्चों की संख्या जिनको महिला प्रजनन की पूरी अवधि में जन्म देती हैं। ठीक है, क्यों गिर रही है प्रजनन दर? शहरीकरण और आधुनिक जीवन। ये जरूर नोट कर लीजिए पॉइंट। शिक्षा, प्रोफेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की वजह से महिलाएं आमतौर पर कम बच्चे पैदा करना चाहती हैं। देर से शादी होना, बढ़ती आकांक्षाओं और करियर बनाने की प्राथमिकताओं की वजह से आप देखिए युवा अब देर से शादी कर रहे हैं। इसकी वजह से आप देखिए बच्चे पैदा करने की अवधि कम हो गई है। परिवार नियोजन और जागरूकता। परिवार नियोजन सेवाओं और गर्भ निरोधक अब आसानी से उपलब्ध है। इससे दंपत्ति यह तय करने में सक्षम है कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए। आर्थिक दबाव। जीवन जीने की लागत तेजी से बढ़ रही है, खासकर शहरों में। इससे एक से अधिक बच्चों का पालन पोषण करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और ये आप देखिए कैसे होगा भारत का भविष्य? तो घटती जनसंख्या वृद्धि देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में को बदल देगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से उनकी देखभाल के लिए सेवाएं देने वालों की मांग बढ़ेगी। कम बच्चे होने से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराने पर निवेश होगा। शहरी इलाकों के बदलते परिदृश्य के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल पाएंगे, लेकिन उम्रदराज लोगों को की अधिक आबादी के साथ ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें बढ़ेंगी इससे। और ये आप देखेंगे सकारात्मक असर और नकारात्मक असर। जब ज्यादा मिलेंगे संसाधन, बेहतर होगा जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर। तो परिवार में कम बच्चे होने तो कमाने वाले पर निर्भर सदस्य कम होंगे। इससे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधा मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। ये तो आप भी जानते हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो वो बेहतर शिक्षा दिला पाता है उसे। अब 5-7 हैं तो आप देखते हैं नॉर्मल सी बात है कि हर किसी पर वो खर्च नहीं कर पाता है। टिकाऊ संसाधन प्रबंधन। जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार सुस्त होने से प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जमीन, ऊर्जा पर दबाव कम होगा। महिला सशक्तिकरण। परिवार छोटे होने से महिलाओं को शिक्षा हासिल करने और करियर बनाने में ज्यादा मौके मिलेंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक और जनसांख्यिकी से जुड़ी चुनौतियां। बढ़ेगी बुजुर्गों की आबादी। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट जारी रहने से 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी काफी अधिक हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव पड़ेगा। श्रमिकों की किल्लत। एक कुल जनसंख्या में काम करने योग्य आबादी की हिस्सेदारी कम होने से श्रमिकों की कमी हो जाएगी। यह आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसका असर उन उद्योगों पर ज्यादा दिखेगा जहां अधिक श्रमिकों की जरूरत होगी। नहीं मिलेगा युवा आबादी का लाभ। तो भारत की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। अभी हमें जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ मिल रहा है, लेकिन घटती जनसंख्या वृद्धि हमें इस लाभ से दूर कर देगी। तो ये आप देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव है। तो देखिए जनसंख्या घटने के आपको फायदे भी गिना देना है। कुछ आप देखते हैं कि चिंताएं हैं, नकारात्मक प्रभाव है, तो वो भी आपको बता देना है। तो ये सब याद रखा करिएगा। और इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जापान। तो जापान जैसे देश इन दिनों इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जापान की अर्थव्यवस्था सुस्ती या ठहराव का कारण यह है कि यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा उम्रदराज लोगों का है। काम करने वालों की संख्या कम देखने को मिलती है। 2050 में अनुमानित कुल प्रजनन दर टीएफआर, सबसे ज्यादा टीएफआर वाले 5 देश देखिए। नाइजर 5.15% में है, याद रखिए। 4 आप देखते हैं कि 4.81, सोमालिया 4.30,
और माली 4.21, दक्षिणी सूडान आप देखिए 4.09। सबसे कम TFR वाले 5 देश तो दक्षिण कोरिया 0.82, पियोरेटिको रिको ये आप देखिए 0.84, ताइवान 0.90, सर्बिया 1.01, यूक्रेन 1.01 है। ये आप देखिए कुछ आंकड़े भी देख लीजिए। आंकड़ों में दक्षिण कोरिया ये आप देखिए 5 करोड़ 28 कितना 16,28,117 कुल जनसंख्या है 2022 में, -0.226% वार्षिक TFR है। यहाँ 17.4% 65 वर्ष से अधिक आयु उम्र है, और 81.42% शहरी आबादी कुल जनसंख्या का, 70.9% 15 से 64 वर्ष, और 11.9% 0 से 14 वर्ष, और $50,070 प्रति व्यक्ति आए हैं। यहाँ 99,720 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, 2800 वर्ग किलोमीटर का जल क्षेत्र है। यहाँ 2.5% देश की GDP वृद्धि दर है। और जलवायु तो गर्मी में बारिश सर्दियों की तुलना में अधिक होती है, सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ। और ये आप देखिए दक्षिण कोरिया में घटती TFR, सप्ताह में काम के दिन अधिक होना, कम वेतन और शादियों की घटती दर दक्षिण कोरिया में कुल प्रजनन दर में गिरावट के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। यहाँ 83.8 वर्ष के साथ विश्व में सबसे अधिक है दक्षिण कोरिया में जीवन प्रत्याशा, जीने की उम्र। धरती से गायब होने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है दक्षिण कोरिया। तेज आर्थिक विकास और शहरीकरण के लिए जाना गया दक्षिण कोरिया इन दिनों अप्रत्याशित प्रजनन संकट से जूझ रहा है। दक्षिण कोरिया की जन्म दर गिरकर इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो 21वीं सदी के अंत तक देश की जनसंख्या मौजूदा स्तर की 1/3 रह जाएगी। तो सभी वर्गों में संतुलित हो जनसंख्या। भारत में कई जातियों समुदाय हैं, अगर हम कुल प्रजनन दर के बजाय इसे वर्गवार देखें तो एक अंतर दिखाई पड़ता है। हमें अतीत के दुष्प्रभाव से सीख लेते हुए सभी समुदायों में जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना होगा। ये कितने बच्चे चाहिए महिलाएं तय करें। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण और बच्चों की देखभाल की साझा जिम्मेदारी सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। इससे महिलाएं बिना किसी दबाव के पारिवारिक जीवन के साथ करियर की आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकेंगे। यानी कि महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो तय करें कि कितने उन्हें बच्चे पैदा करना है। साइबर सिटी से पूरी दुनिया में जाएगी शांति का संदेश। साइबर सिटी से आने वाले दिनों में विश्व शांति का संदेश दिया जाएगा। इसके लिए अहिंसा विश्व भारती नामक संस्था ने देश का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया है। चलिए अच्छी बात है। और इसमें प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के समन्वय से व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया जाएगा, और सभी वर्गों के लोगों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अच्छी बात है। एक थर्मामीटर के लिए प्रस्तावित नियम पर मांगी राय। सरकार ने क्लिनिकल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर के लिए प्रस्तावित नियमों पर इस साल 30 दिसंबर तक आम लोगों से राय मांगी है। विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए 29 नवंबर 2024 को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। प्रस्तावित प्रावधानों में इन उपकरणों के सत्यापन के साथ उस पर मुहर लगाने को अनिवार्य किया गया है। और इस सत्र में नहीं आएगा बीमा क्षेत्र में 100% FDI वाला बिल। और आयात शुल्क घटे तो चमके कानपुर का चमड़ा उद्योग। उद्यमी बोले आयातित कच्चे चमड़े व फिनिश्ड लेदर पर टैक्स घटने से निर्यात बढ़ने में मिलेगी मदद। 1000 से ज्यादा सैडलरी और चमड़ी की इकाइयां हैं शहर में। 2 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर काम करते हैं चमड़ा उद्योग में। अच्छा रोजगार का अवसर मिलता है इस तरह के उद्योग में। अब आप देख लीजिए GST की दरों को एक समान किया जाए, ये भी आप देखते हैं कि उन लोगों का मांग है। तो चमड़ा उद्योग आप देख 30,000 करोड़ रुपए के चर्म उत्पाद शहर में बन रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में हुआ है। 590 करोड़ रुपए का सैलरी निर्यात पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के बीच हुआ है। 605 करोड़ रुपए सैलरी का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अब तक हो चुका है। 1700 करोड़ अब तक का सबसे ज्यादा सैलरी निर्यात हुआ है 2021-22 में। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। पिछले 10 सालों में 667.40 अरब डॉलर का FDI आया, और यह 2004 से 2014 के दौरान आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 119% ज्यादा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। दिसंबर में FPI ने किया 24,454 करोड़ का निवेश। यह आप देखते हैं कि वैश्विक हालात में स्थिरता और अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना के चलते ऐसा संभव हुआ। ये सरकार दीर्घकालिक राजकोषीय नीति करे तैयार। प्रमुख उद्योग संगठन CII ने वित्त मंत्रालय
ये आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे प्रस्ताव में दिया सुझाव, केंद्र सरकार को कर्ज के स्तर को दीर्घकालिक और तौर पर कम करने की भी नीति लागू करनी चाहिए। सरकार 2030 से 31 तक कर्ज के बोझ को जीडीपी के मुकाबले 50% करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। सरकार को प्रत्येक वर्ष राजकोषीय स्थिरता रिपोर्ट पेश करने का भी दिया सुझाव है। आईपीओ के जरिए 11 कंपनियां 18,500 करोड़ रुपए जुटाएंगी। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। ये अमेरिका की यूक्रेन को 98.8 करोड़ डॉलर के नए सहायता पैकेज की घोषणा हुई है। गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन और स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए किया जाएगा। देख लीजिए, 2019 की आग के बाद नोट्रे डेम में पहली सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है पेरिस में। ताइवान के समीप पहुंचे 11 चीनी लड़ाकू विमान, ताइबेस की राजधानी देखने को मिलेगा। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है ना। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार उतरेगा विमान। एयरपोर्ट पर 2900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा पहला रनवे तैयार है। जर्मनी में सांता क्लॉज की वेशभूषा में दौड़ देख लीजिए। आप देखिए, सांता क्लॉज की वेशभूषा में एथलीट आपको दिखाई दे रहा है। ईरान व इजरायल में संबंध न होना चिंताजनक है। विदेश मंत्री ने कहा कि शांति की कूटनीतिक कोशिशों पर रहा है भारत। जयशंकर बोले, भारत ने लाल सागर क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई है। ये आप देख लीजिए, यहाँ भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और देखिए, जो असद परिवार है ना, पिता ने तख्ता पलटकर 1971 में हथियाई थी सत्ता, और उसी तरह से उनकी सत्ता गई भी। 1971 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ली थी। उन्हें सीरिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। वैसे उस वक्त देश की पहचान राजनीतिक अस्थिरता से थी। उन्होंने साल 2000 तक देश पर राज किया। सत्ता संभालने से पहले हाफिज सीरिया की वायुसेना में कमांडर और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। हाफिज ने सत्ता पर काबिज होने के बाद सुन्नी समुदाय की अनदेखी की और अपने अलावी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और विश्वास पात्रों को ही उच्च पदों और सरकारी नौकरी में तवज्जो दी। इससे अन्य समुदाय में आक्रोश है। सन 2000 में बशर के पिता ने संभाली थी, आप देखिए, सत्ता। हाफिज सीरिया की सत्ता अपने सबसे बड़े बेटे को सौंपना चाहते थे। उनके नेतृत्व के लिए उसे तैयार भी किया था, मगर 1994 में एक सड़क हादसे में बैसल की मौत हो गई थी। इसके बाद सन 2000 में हाफिज की मौत के बाद हाफिज के दूसरे बेटे ने नेत्र रोग विशेषज्ञ बशर अल असद ने देश को सत्ता संभाली। उस वक्त जनमत संग्रह में असद को 97% वोट मिले थे, यानी अपार जन समर्थन। तब से अब तक 24 साल सीरिया की सत्ता पर बशर अल असद का कब्जा रहा है। पिता की तरह फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई इन्होंने। असद के चचेरे भाई का सीरिया की 60% आर्थिक पर नियंत्रण है। अब सोचिए, और 2011 में विद्रोह की शुरुआत हुई थी इसकी, और आज जाकर आप देखते हैं कि पूरी हो गई। 13 साल पहले एक किशोर के दीवार पर लिखे शब्दों के बाद भड़का था विद्रोह। पुलिस ने किशोर व उसके दोस्तों को हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया था। जवाब में हुए स्थानीय विरोध प्रदर्शन के बाद देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया था। देख लीजिए भैया, अलकायदा और बगदादी से जुड़ा रहा अल गुलानी। ये आप देखते हैं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का सरगना अबू मोहम्मद अल गुलानी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से सरगना अबू बक अल बगदादी के साथ जुड़ा रहा है। और HTS सीरिया का जिहादी समूह है। इससे पहले जमात अल नुसरा या नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। 2011 में गुलानी ने सीरिया में अलकायदा की शाखा के तौर पर नुसरा फ्रंट का गठन किया था। गुलानी 2016 में अलकायदा से अलग हो गया और जबात फतेह अल शाम का गठन किया था। इसका मकसद शाम या लेवंत, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल सहित भूमध्य सागर के पास स्थित पश्चिम एशिया के क्षेत्र में आजाद कराना था। और गुलानी ने आप देखिए कई विद्रोह संगठनों के विलय कर 2017 में HTS को बनाया था। अलकायदा से HTS के संबंधों के मद्देनजर कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया।
कौन है अबू मोहम्मद अल गुलानी? गुलानी का जन्म 1982 में सऊदी अरब में हुआ था और बाद में उसका परिवार दमिश्क चला गया और वह अलकायदा के साथ जुड़ा रहा। उसका असली नाम अहमद अल सरा है। गुलानी के दादा गोलन की पहाड़ियों में रहते थे जो इजराइल और सीरिया के पीछे था और 1967 में अरब इजराइल युद्ध तब गोलन पहाड़ी सीरिया का हिस्सा था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक में अपनी सेना भेजी, गुलानी भी विद्रोह में शामिल होने के लिए बगदाद चला गया और उसी समय आप देखिए अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ है। 5 वर्षों तक अमेरिका की जेल में रहा। 2011 में सीरिया के सद के खिलाफ गृह युद्ध तेज हुआ। इस दौरान बगदादी ने उसे अलकायदा की शाखा स्थापित करने के लिए सीरिया भेजा। गुलानी ने अलकायदा की सीरियाई शाखा अल नुसरा फ्रंट की स्थापना की। उसने अलकायदा की प्रति निष्ठा की शपथ ली। उसके नेतृत्व में नुसरा फ्रंट ने 2012 में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 2013 में उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया। उस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। 24 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुलानी को आतंकवादी की सूची में शामिल किया। देखिए यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसी का भाग है। इसमें टोटल 15 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो 5 मेंबर तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी। स्थायी मेंबर में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट है। स्थायी मेंबरों के पास, सदस्यों के पास विशेष पावर है। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर कोई एक भी विरोध में जाता है तो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। ये आप देखिए गुलामी अब अपनी छवि बेहतर करने में लगा है। अब वह खुद को सहिष्णु के चैंपियन के रूप में दर्शाना चाहता है। उसने सीरिया के धार्मिक, जातीय अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करने के लिए विभिन्न जनजातीय और अन्य समूहों के साथ संपर्क मजबूत किया। उसने पिछले हफ्ते CNN के साथ साक्षात्कार में कहा था सीरिया के लोगों को ऐसी सरकार बनाने का हक है जिसमें शासक मनमाने फैसले नहीं लेता है। देख लीजिए सैद नाया जेल जहां 30,000 लोगों को यातना देकर मारा गया। ये लंबे समय से आप देखते हैं कि यहाँ चुनौती रही है। नए सिरे से सीरिया से रिश्ते को गढ़ने की चुनौती है। अब देखते हैं क्या होता है। 29 नवंबर को ही भारत और सीरिया के विदेश मंत्रालयों के बीच बैठक हुई थी और हाल के वर्षों में असद सरकार को क्षमता विस्तार में मदद कर रहा था भारत। इजरायली सैनिकों का गोलन पहाड़ी में सीरियाई चौकी पर कब्जा। गोलन की पहाड़ियों पर रहने वालों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। नेतन्याहू कह रहे हैं वायुसेना के सैनिकों ने बिना प्रतिरोध का सामना किया चौकी पर कब्जा। इस समय दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये खेल से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ लिया करिए। क्रिकेट तो आप लोग पसंद करते हैं तो एक एक बॉल देखते होंगे आप लोग। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बांग्लादेश को रौंदा। ये आप देखिए इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में बढ़ाई 2-1 की अजय बढ़त। ये लच्चर गेंदबाजी के चलते भारत ने गंवाया लगातार दूसरा वनडे। सिराज ने हेड के बयान को झूठा करार दिया। चलिए सब चलता रहता है। भारत ने सिंगापुर को हराया। भारत ने रविवार को नई दिल्ली में जारी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में सिंगापुर को 35-22 से हराकर टूर्नामेंट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिनिश करने का अवसर हासिल किया है। 11वीं बाजी जीत विश्व चैंपियन बनने की ओर गुकेश। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की चौंकाने वाली हार हुई। फुटबॉल की बात हो रही है। ये राम मंदिर के शिखर निर्माण में लगेगी 2.5 अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, वहीं से बातें हो रही। यहाँ भी आप देखते हैं कि आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट उसी पॉइंट मिल जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। 1979 में आज ही WHO ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। इतिहास में केवल 2 संक्रामक रोग ही पूरी तरह से समाप्त हो पाए हैं, एक चेचक और दूसरा है रेंडरफेस्ट मवेशियों को होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें 2011 में समाप्त घोषित कर दिया गया था। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं आप लोग। लंदन में लगाई गई दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट। 1868 में आज ही लंदन में दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इसका आविष्कार इंजीनियर जॉन पीक नाइट ने किया था। एक खंभे पर लगे लाल और हरे रंग के गैस लैंप रात में जलाए जाते थे। इसके संचालन की जिम्मेदारी एक पुलिस अधिकारी के पास होती थी। भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार हैं होमाई ब्यारावाला।
हुमायूं का जन्म आप देखिए 1913 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवसारी अब गुजरात में हुआ था। कॉलेज में एक पिकनिक की तस्वीर खींची जिसे एक स्थानीय समाचार पत्र ने प्रकाशित किया। इसके बाद हुमायूं ने फ्रीलांस फोटो पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा में फोटोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया। अंग्रेजों के भारत से जाने से लेकर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार तक उन्होंने कई अहम पलों को अपने कैमरे में कैद किया था। एंटीबायोटिक शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु की पहचान हुई। शोधकर्ताओं का दावा कि इस शोध से प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए खुलेंगे दुनिया भर में द्वार। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर रंजना पठानिया ने जगाई जीवाणु रोधी को लेकर उम्मीद। चेन्नई की कंपनी ने बनाई पहली एंटी माइक्रोवायल दवा। जगमगाता रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री। अब न्यूयॉर्क में सर्दियों के दौरान एक ऐसा पल आता है जब क्रिसमस डे की बात हो रही है। चलिए, महिलाओं में पीरियड में दर्द का अनुभव बढ़ा सकता है तनाव। अनुसंधान कह रहा है गर्भावस्था में महिलाओं का अवसाद होता है अलग। शोधकर्ताओं ने ग्रे मैटर की अंतर की पहचान करने के लिए अवसादग्रस्त 64 महिलाओं के एमआरआई मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण किया। गर्भावस्था के बाद महिलाओं के एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में होती है तेज वृद्धि और गिरावट। सबसे बुजुर्ग चिड़िया ने 74 वर्ष की उम्र में दिया अंडा। 1956 में की गई थी बिजडन नाम की चिड़िया की पहचान। ये आप देख लीजिए, मूवी से जुड़ी खबरें हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी, जो करंट की खबरें थी, जो न्यूज़ थी, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, रिकॉर्ड तोड़ते रहिए अपना। धन्यवाद।